नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव साइंस प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 6 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से धातु एवं अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। एपिसोड नंबर 5 में आपको हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया था। आज के एपिसोड नंबर 6 में उन्हीं प्रश्नों से आगे बढ़ते हुए चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कल आपको चैप्टर नंबर 4 का आपको आएगा कार्बन और यौगिक के नाम से जो चैप्टर है, तो कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कल देखेंगे। आज का जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आते हैं पहले प्रश्न पर। साथ में आप सभी लोग प्रश्न को भी अटेम्प्ट करें और नोट भी करते चलें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और साथ में जैसे हमने आपको बता दिया कि कल आपका कार्बन का चैप्टर आपका प्रश्न कराया जाएगा, तो आप उसको कल रेडी कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी रहे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हुए। चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना रखा है एनसीईआरटी साइंस का, जिसमें आपको क्लास 7 से 10 एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कराया है, सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा दृष्टि से। तो अगर अभी तक आपने उन प्लेलिस्ट को नहीं देखा है एनसीईआरटी साइंस का, तो आप उनको जरूर देख लें। पहले प्रश्न पे आते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं डैश तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, उस टाइम पे हमें कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है N2 गैस है, CO2 गैस है, H2 गैस है, या एक से अधिक, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं, हमेशा याद रखिएगा कि धातु जल के साथ में जब भी अभिक्रिया करती है, मेटल्स जब भी वाटर के H2O के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उस टाइम हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर विकल्प के हिसाब से अब यहाँ पर आते हैं, देख लेते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो यहाँ से आपका प्रश्न दिया गया था। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम के साथ में H2O के साथ में रिएक्शन कराया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, धातु ऑक्साइड बना, और साथ में यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, H2 गैस और ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे फिर अगले उदाहरण में सोडियम के साथ में जल का अभिक्रिया हुआ, इस केस में भी आप देखेंगे H2 गैस हमें मिला। यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि जल के साथ में कैल्शियम की जो अभिक्रिया होती है थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया, हाइड्रोजन गैस निकलती तो है लेकिन प्रज्वलित होकर नहीं निकलती है, उतना ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा नहीं निकलती है, ये कहने का मतलब है। फिर है मैग्नीशियम शीतल जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो सभी केस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे। अलग अलग धातु अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जल के साथ में कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी है, सोडियम और पोटेशियम का तो बहुत तेज़ी से होता है, आप सभी को मालूम है। और साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं जो होती हैं, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं होती हैं, ना तो शीतल जल के साथ में करते हैं, ना गर्म जल के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं, भाप के साथ में। तो आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं भाप के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं। आगे बढ़ते हैं। भाप यानी कि स्टीम। रिएक्शंस आपको यहाँ पर सामने दिया गया है। फिर यहाँ पर है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हमने आपको पिछले क्लास में कराया था। तो लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं होती हैं, जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड 4 धातुएं हैं जो जल के साथ में बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करेंगी, किसी भी केस में नहीं करेंगी, ना गर्म जल के साथ में, ना शीतल जल के साथ में, ना ही भाप के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अम्लराज एक्वारिजिया मिश्रण के बारे में सही कथन क्या है। तो अम्लराज एक्वारिजिया जिसको बोलते हैं, यह गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है। दूसरा है 3:1 के अनुपात में सांद्र जिसको हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं, तो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कंसनट्रेटेड या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। 1:3 के अनुपात में HCl और HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। तो अम्लराज एक्वारिजिया के बारे में जो कथन है, गोल्ड को तो करता ही करता है, प्लेटिनम को भी ये गलाने में समर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड तो होता ही है, ये आपको मालूम था, प्लेटिनम भी इससे गल जाता है। तो इस सोल्यूशन में, अम्लराज या एक्वारिजिया के सोल्यूशन में गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को गलाने में समर्थ होता है। फिर बात करते हैं तो 3:1 के अनुपात में सांद्र यानी कि कंसनट्रेटेड HCl और सांद्र HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है।
तो ए और बी यहाँ पर सही है, सी गलत है। 1:3 नहीं होता है, क्या होता है 3:1। 3 अनुपात होगा HCl का, तो 1 अनुपात होगा HNO3 का। ये आपको याद रखना है कि HCl का 3 होगा और HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का 1 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अति तनु, जिसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, तो अति तनु या अति डाइल्यूट HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर आपसे एक जो है धातु से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु हो सकती हैं जो अति तनु डाइल्यूट HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करती हैं। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो HNO3 के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी धातुएं हैं जो अति तनु डाइल्यूट HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। विकल्प आपके सामने है, मैग्नीशियम और मैंगनीज है। मैग्नीशियम है और इसको हम बोलते हैं मैंगनीज। दूसरा है कॉपर और मैंगनीज। फिर है कॉपर और आयरन। 1 से अधिक, नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं अति तनु डाइल्यूट HNO के साथ में अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करेंगे, तो आंसर है मैग्नीशियम और मैंगनीज। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। सामान्यतः धातुएं HNO3 के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अपवाद क्या है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो अति तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील बताना है। निम्नलिखित धातुओं में से दिए गए विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है। और जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको दिए गए 3 विकल्पों में से चुनना रहता है। निम्नलिखित धातुओं का मतलब यही हो गया कि दिए गए विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आयरन, एल्युमिनियम, जिंक। तो एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आयरन से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जिंक से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। यहाँ पर एक बार हम अभिक्रियाशीलता देख लेते हैं, सक्रियता श्रेणी देख लेते हैं, एक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि पोटेशियम की अगर बात करें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है। दूसरे नंबर पर सोडियम होता है। अभिक्रियाशीलता की वजह से आपने इससे पहले पढ़ा था कि पोटेशियम और सोडियम को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, केरोसिन जल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर सोडियम के बाद तीसरे नंबर पर कैल्शियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। चौथे नंबर पर मैग्नीशियम है। 5वें नंबर पर एल्युमिनियम है। 6ठे पर जिंक है। 7वें पे आयरन। तो यहाँ पे हमने 3 आपको दिए थे यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आपको मैग्नीशियम भी साथ में दे दे, तो जब मैग्नीशियम साथ में हो जाएगा तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा दिए गए विकल्पों में। फिलहाल एल्युमिनियम, जिंक और आयरन से हमने आपको कंपेयर कराया था। तो यहाँ पर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन तीनों में सबसे कम था। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। दूसरे नंबर पर सबसे कम अभिक्रियाशील है सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। और कॉपर की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, पीबी या लेड जो होता है हमने पहले की क्लासेस में देखा है, कॉपर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी लेड जो है कॉपर से या तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर या तांबा कम अभिक्रियाशील है लेड से, आयरन से, जिंक से। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से कन्फिगुरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण होता है वो आपको बताना है। 2 5 2 8 6 2 8 7, 1 से अधिक क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न इस बार 6 to 8 साइंस में पूछा गया था। 6 to 8 साइंस में पूछा गया था, आसान प्रश्न था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 5, तो 2 5 होते हैं नाइट्रोजन के। यही जो है प्रश्न पूछा गया था कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ये 6 से 8 साइंस में TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया था। तो 2 5 7 ये होता है नाइट्रोजन का। 2 8 6 किसका होता है, तो ये होता है सल्फर का। 16 होता है। 2 8 7 17 होता है क्लोरीन का। तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगा क्लोरीन का। कुछ यहाँ पर और NCERT से ही प्रश्न था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तत्वों के यहाँ पर परमाणु संख्या, फिर उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक की जो संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर टेबल में दिया गया है। यहाँ पर अधातुओं में, नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन का 2 5 दिया गया, यहीं से आपका सवाल पूछा गया था 6 to 8 साइंस में। क्लोरीन का यहाँ पर देख लीजिए 2 8 7 होता है, सल्फर का 2 8 6 होता है, फॉस्फोरस का 15 है, 2 8 5 होता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। पहले
शेल में 2 जाता है, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से देखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लोरीन का उसी प्रकार से 9 होता है तो 2 और 7 जाएंगे, ऑक्सीजन का 2 और 6 जाएंगे, इस तरीके से। बाकी ये टेबल एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पर पूछा गया गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है किस यौगिक का, तो निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक से अधिक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होगा, तो आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर हम टेबल देख लेते हैं जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ आप गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड 2850 इसका मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है 3120 केल्विन में दिया गया है। तो इसका मतलब है, और दिए गए विकल्पों में भी आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कैल्शियम ऑक्साइड के सामने कोई भी नहीं टिक रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर आयनिक यौगिकों के कुछ सामान्य गुणधर्म वगैरह दिए गए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। कोई इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आयनिक यौगिक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो ये हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था या फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स कौन से हैं, धातु कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एक से अधिक, नन ऑफ दीज। तो स्वतंत्र अवस्था की अगर हम बात करें, स्वतंत्र अवस्था का मतलब होता है कि जो धातु हैं अपने उसी रूप में पाए जाते हैं, किसी ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में इस तरीके से नहीं पाए जाएंगे, फ्री पाए जाएंगे, जिनको हम स्वतंत्र अवस्था बोलते हैं। धातु के ही रूप में पाए जाएंगे, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं लेकिन वो धातु के रूप में पाए जाएंगे, ऑक्साइड वगैरह सल्फाइड के साथ में नहीं पाए जाएंगे। तो स्वतंत्र अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों ही सक्षम है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने में। गोल्ड, सिल्वर तो आपको मालूम रहा होगा, कॉपर भी ध्यान रखिएगा, कॉपर भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है एज पर एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है? तो स्वतंत्र तो आपको क्लियर हो गया। संयुक्त अवस्था क्या होता है? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि कोई धातु होगा तो वो अपने ऑक्साइड के रूप में पाया जा सकता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में पाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से, या जो है H2S है तो सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो धातुएं पाई जाती हैं उनको हम संयुक्त अवस्था बोलते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग्म है जो स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाए और स्वतंत्र अवस्था दोनों में पाया जाए? गोल्ड और प्लेटिनम, तांबा एवं चांदी, सोना एवं चांदी, एक से अधिक, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा धातु युग्म स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाएगा? तो गोल्ड, प्लेटिनम, और अभी हमने ऊपर देखा था तो स्वतंत्र अवस्था में याद रखिएगा प्लेटिनम भी पाया जाता है। अभी हमने 3 उदाहरण ऊपर देखे थे तो साथ में प्लेटिनम ही ऐड कर लिए। तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर ये आपके स्वतंत्र फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, प्लेटिनम भी फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जो प्लेटिनम होता है या गोल्ड होता है वो संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम केवल और केवल किस में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि संयुक्त भी चाहिए हमें। तांबा एवं चांदी हमारा आंसर है। तांबा एवं चांदी की अगर बात करें तो कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर की अगर हम बात करें तो कॉपर और सिल्वर, तांबा या चांदी जो होते हैं ये संयुक्त स्टेट में भी पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोना एवं चांदी, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सोना केवल और केवल फ्री स्टेट में पाया जाता है, चांदी तो पाया जाता है दोनों में, लेकिन सोना केवल और केवल फ्री स्टेट स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो कॉपर और सिल्वर आंसर हो जाएगा जो स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी मिनरल्स और से हम मिनरल्स को और से अयस्क से मिट्टी, रेत जैसी जो हमें अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो जो भी हम और को निकालते हैं खनन के द्वारा पृथ्वी से, उनमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है, मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अवसाद, सेडिमेंट, रेंज, रेंग, गैंग,
क्या होगा आपका आंसर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम बोलते हैं गैंग। तो याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किस मेटल का ओर है, अयस्क है? कॉपर है, जिंक है, मरकरी है? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो अगर हम बात करें सिनेबार, तो सिनेबार यहाँ पर मरकरी या पारे का या पारद का, तो मरकरी बोले चाहे पारद बोले या पारा बोले एक ही बात है। तो मरकरी, पारद या पारे का जो ओर होता है उसका नाम है सिनेबार। कॉपर का आप कमेंट करके बताइएगा कि कॉपर का अयस्क ओर का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया, निस्तापन जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, भर्जन जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, एक से अधिक, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर है थर्मिट रिएक्शन। तो रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए हम थर्मिट रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं? तो थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया, आयरन ऑक्साइड के साथ में एल्युमिनियम का उपयोग हम करते हैं अभिक्रिया में। निस्तापन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड ओर होता है, उसको हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड है, तो सल्फाइड का अयस्क हो गया ये। और यहाँ पर सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं? ताप कर दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं। तो रोस्टिंग भी याद रखिएगा क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया या इस अभिक्रिया को भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। निस्तापन क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या होता है? तो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट ओर को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम निस्तापन, कैल्सिनेशन कहते हैं। रिएक्शन आपके सामने है, जिंक कार्बोनेट है, गर्म किया हमने, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं। थर्मिट अभिक्रिया, यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। और ये जो हमने अभिक्रियाएं देखी हैं, यहाँ पर जैसे थर्मिट अभिक्रिया, तो यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है और आप सभी को मालूम है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी हमने दे दिया, तो आप पढ़ना चाहेंगे तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? संक्षारण, एनोडीकरण या दलेपन जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते जिंक की जो पतली परत चढ़ाते हैं उस विधि को हम क्या कहते हैं? यस्दलेपन या गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील इस्पात किन तत्वों से मिलकर बनाया जाता है? निकल, क्रोमियम, कार्बन, लोहा? क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो स्टेनलेस स्टील इस्पात की अगर हम बात करें तो निकल और क्रोमियम से तो मिलकर बनता ही है, कार्बन भी इसमें मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने का कारण क्या होता है? इसको हार्ड बनाना। जो लोहा होता है, लोहे को हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन का प्रयोग करते हैं। लोहा तो इस्तेमाल होता ही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी आंसर यहाँ पर निकल, क्रोमियम, कार्बन और लोहा, 4 तत्व पाए जाते हैं। 3 तो हो गए धातु और एक हो गया अधातु। तो एक अधातु कार्बन हो गया और 3 धातु लोहा, निकल और क्रोमियम, 4 तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपसे तत्व पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने की बात की जा रही है। जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना प्योर गोल्ड की बात करें 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, एक से अधिक क्या होगा यहाँ पर? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और ध्यान रखिएगा 24 कैरेट का जो सोना होता है जिसको हम प्योर गोल्ड बोलते हैं, इसको हम आभूषण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आभूषण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हम 22 कैरेट के सोने का प्रयोग करते हैं। तो 22 कैरेट सोने का प्रयोग हम आभूषण, ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो सोने की जो गुणवत्ता होती है वो हम किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। एक प्रश्न ये भी हो गया कि सोने की गुणवत्ता को कैसे मापते हैं? तो कैरेट में मापते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि कोई एक धातु पारद है, मरकरी है, तो पारद या मरकरी है, तो उसके मिश्र धातु एलॉय को क्या कहेंगे। तो अगर कोई धातु मान लीजिए एलॉय बनाया जा रहा है, मिश्र धातु बनाया जा रहा है, और उसमें एक कोई धातु मरकरी है या पारद है, तो हम उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं, मलगम कहते हैं, अमलगम कहते हैं, स्टेनलेस कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई एक धातु पारद होगा, मरकरी होगा, तो ऐसे हम मिश्र धातु को बोलते हैं अमलगम, अमलगम बोलते हैं। इसका मतलब है कि उसमें एक धातु पारद होगा, मरकरी होगा। अगला प्रश्न है, सीसा जिसको हम पीबी बोलते हैं, इंग्लिश में लेड बोलते हैं, तो लेड और टिन, लेड और टिन जिसको हम एसन बोलते हैं सिंबल में, कि मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो लेड और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज, सोल्डर। क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, कांसा, ब्रॉन्ज मिश्र धातु किन धातु से मिलकर बनते हैं। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो होता है मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है, किसका होता है। तो पीबी और एसन तो हमने देख लिया, शोल्डर का होता है। कॉपर और टिन होगा कि कॉपर और जिंक होगा, बी और सी में से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कांसा ब्रॉन्ज, तो ये बनता है कॉपर और टिन से। तो कॉपर और टिन से बनता है ब्रॉन्ज या कांसा। कॉपर और जिंक से क्या बनता है, तो पीतल बनता है। याद रखिएगा, पीतल जिसको हम ब्रास बोलते हैं। तो पीतल या ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। और इस प्रश्न का कांसा का क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न हमने ऊपर भी कराया, लेकिन यहाँ पे आपसे धातु पूछा गया है। एक्सरसाइज का प्रश्न है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्न आपके सामने। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर उच्च गलनांक, अभी हमने देखा था गलनांक से रिलेटेड कि किसका गलनांक सबसे ज़्यादा है, किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपके सामने विकल्प है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन। तो कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो वो कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। 2Ca + O2 क्या बना लेगा, 2CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि उच्च गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। और आपको मालूम है कि CaO यौगिक जल में क्या है, विलेय है कि नहीं है। तो आपको मालूम है कि क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी, लाइम वाटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ को डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया टीआरई में, रिपीटेड सवाल है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का प्रश्न है। टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या आंसर होगा। कई बार आपसे प्रश्न टीआरई 1 से ही बार बार पूछा जाता रहा है, 6 to 8 में भी पूछा गया है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसको आप समझ लीजिएगा एक बार, हो सकता है आपको ऑप्शन समझ में ना आए कि ऐसा आंसर हुआ है क्यों। आपको ऑप्शन तो समझ में आना चाहिए, लेकिन साथ में रीज़न भी समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों होगा। तो टिन की अगर हम बात करें, जिंक जो होता है वो टिन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। आप एक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं, अभिक्रियाशीलता देख सकते हैं कि जिंक की ज़्यादा है, टिन की कम है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब होता क्या है, खाने का खाद्य पदार्थ का डिब्बा है, अगर हम उस पर हम जिंक का परत लगा देंगे या जिंक का लेप लगा देंगे तो खाने के साथ में क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा। खाने के साथ में अभिक्रिया कर लेगा, खाने के साथ में अभिक्रिया करेगा तो खाना खराब हो सकता है। तो इसलिए हम टिन का प्रयोग करते हैं, टिन का लेप करते हैं। टिन क्योंकि कम रिएक्टिव होता है, कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से। तो टिन कम अभिक्रियाशील होता है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम जिंक की बजाय टिन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी आंसर है। और मान लीजिए दिया रहता कि जिंक की अपेक्षा टिन कम अभिक्रियाशील है, तो ये भी आंसर हो जाता दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हम जिंक को यूज़ नहीं कर सकते। किसको यूज़ करते हैं, टिन को। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग, संक्षारण, क्रोजन से बचाने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो विकल्प आपके सामने है, यश दलेपन, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन जिसको क्रोमियम प्लेटिंग बोलते हैं, एनोडीकरण। तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, तो लोहे को जंग संक्षारण से बचाने के लिए हम किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो यश दलेपन, गैल्वेनाइजेशन तो अभी हमने ऊपर देखा है कि लोहा हो या इस्पात हो, उसको हम जंग से बचाने के लिए यश दलेपन का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जिंक की
जिंक की परत चढ़ा देते हैं लोहे या इस्पात पर तो यश दलेपन हो जाएगा, वो तो है ही। क्रोमियम लेपन का बात करें तो क्रोमियम प्लेटिंग भी होता है। साथ में एनोडीकरण की अगर हम बात करेंगे तो एनोडीकरण भी होता है। तो तीनों यहाँ पर जो विकल्प है तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की धीरे धीरे चमक खत्म हो जाती है, इस पर हरे रंग की परत आ जाती है जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट का इस पर परत चढ़ जाता है कॉपर पे। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग रस्टिंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा यहाँ पर दिया गया है, तो पेंट करके तेल लगाकर ग्रीस लगाकर यश दलेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ती की परत चढ़ाना प्रक्रिया जो बोलते हैं क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। तो लोहे को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय बताए गए? पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं यश दलेपन से यानी गल्वनाइजेशन से, क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडीकरण एनोडाइजिंग कर सकते हैं या एलॉय बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। फिर यहाँ पर है कि लोहे को इस्पात एवं जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पत्ती पर चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील के बारे में बताया गया है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें थोड़ा कार्बन, जो लोहा होता है शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, गर्म करने पर ये खिंच सकता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% कार्बन मिला देते हैं। कार्बन के मिलने के कारण कठोर या प्रबल हो जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे लोहे को कठोर कैसे बनाया जाता है तो कार्बन मिलाकर, और लोहे के साथ में निकल और क्रोमियम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी होता है हार्ड होने के लिए, कठोर होने के लिए, और साथ में लोहे के साथ में निकल और क्रोमियम, चार चीज़ें होती हैं। और मिश्रातु एलॉय क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक पदार्थ मिला दिया जाता है आपस में तो ये प्रक्रिया होती है। चलिए, समांगी मिश्रण होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। तो समांगी मिश्रण यहाँ पर होना चाहिए। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, काफ़ी नरम होता है इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 24 कैरेट में क्या करते हैं? चांदी या तांबा मिला देते हैं। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया गया, यानी 22 भाग तो शुद्ध सोना है और 2 भाग क्या है? तांबा या चांदी। तो इस तरीके से अगर 18 कैरेट है तो 18 कैरेट का मतलब क्या हो गया? 18 पार्ट्स उसमें शुद्ध सोना है और 6 पार्ट उसमें तांबा चांदी हो सकता है। तो इस तरीके से चलिए अब आते हैं, कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को हम अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। तांबा एवं जस्ता, कॉपर और जिंक की मिश्रातु को हम क्या कहते हैं? तो कॉपर और जिंक की मिश्रातु को पीतल ब्रास कहते हैं। ताम्र एवं टिन, कॉपर और टिन की अगर बात करें, तांबे और टिन की बात करें तो इसकी मिश्रातु एलॉय को हम कांसा कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें सीसा एवं टिन, पीबी और एसएन की मिश्रातु शोल्डर है। इसका उपयोग हम विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो शोल्डर का प्रयोग हम करते हैं। शोल्डर क्या होता है? पीबी और एसएन, सीसा और टिन का मिश्रातु एलॉय होता है। साथ में कौन सा इसमें पूछ ले कि कौन सा जो मिश्रातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताम्र एवं टिन। तो याद रखिएगा। और साथ में जो पीतल होता है ये भी कुचालक होते हैं। तो पीतल और कांसा दोनों ही विद्युत के क्या है? कुचालक है। और शोल्डर की बात करें तो इसको हम तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। टीआरई 3.0 में पीआरटी में एक प्रश्न आया था, सिंपल सा प्रश्न आया था, यहीं से प्रश्न था और ये हमने आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये हाईलाइट करके हमने टीआरई 3 में आपको क्लासेस दी थी, पढ़ाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो वो प्रश्न एक्चुअली में यहीं से लिया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा डिटेल में दिया भी गया है, फिगर भी बनाया गया। एक सिंपल सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न, और जिन भी अभ्यर्थियों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, मे बी उनमें से कुछ अभ्यर्थियों का ये प्रश्न मिक्स हो गया होगा। अगर आपको नहीं मालूम था बाई फैक्ट तो आपने गलत किया होगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा महत्व, इस चीज़ को आपको देखना होगा, समझना होगा। चलिए आते हैं, कुछ एनसीईआरटी में प्रश्न है, देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन और कॉपर धातु। Na बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर तो बहुत नीचे है, तो ये नहीं हो सकता। MgCl2 और एल्युमिनियम की बात कर ले तो अभी हमने देखा था मैग्नीशियम एल्युमिनियम से क्या है? मैग्नीशियम
एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड से एल्युमिनियम धातु तो नहीं हटा पाएगा। FeSO4 और सिल्वर धातु, सिल्वर तो बहुत नीचे है, सोने के पास में है। FeSO4 विलयन से सिल्वर धातु नहीं हटा पाएगा आयरन को, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पाएगा। AgNO3 और कॉपर धातु, तो AgNO3 में अगर हम बात करें तो कॉपर जो है अभिक्रियाशील में ऊपर है, Ag क्या है, नीचे है। Ag के नीचे Au है, जिसको सोना कहते हैं, Ag को चांदी कहते हैं। तो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कॉपर है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और साथ में Ag को अलग कर देगा इस प्रकार से। तो AgNO3 विलयन और कॉपर धातु में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित हो सकता है, क्योंकि Ag क्या है, कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। बाकी दिए गए ऊपरी विकल्प में Na बहुत ज़्यादा कॉपर से अभिक्रियाशील है, तो कॉपर नहीं हटा सकता है। Mg एल्युमिनियम से एक स्टेप आपने देखा था कि Mg ऊपर है, तो Mg एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम नहीं हटा पाएगा। FeSO4 की बात करें तो आयरन तो सिल्वर से बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये भी सिल्वर भी नहीं हटा पाएगा। लेकिन कॉपर की बात करें तो Ag से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए AgNO3 सोल्यूशन से Ag को हटा देगा, अपना आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन। 6 से 8 साइंस में प्रश्न पूछा गया था, तो 6 से 8 साइंस में प्रश्न पूछा गया था लोहे के फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन जो आप खाना बनाते हैं को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिंक की परत चढ़ाकर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 8 TRE 3.0 एग्जाम में साइंस में पूछा गया सवाल है NCERT से। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अभी आपने ऊपर एक प्रश्न देखा था जिसमें बताया गया था ग्रीस पेंट सभी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, वहाँ हमने सिर्फ लोहा शब्द का प्रयोग किया था। लोहे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आपसे पूछा गया कि जो आप घर में खाना बनाते हैं तो खाना का जो बनाने का जो फ्राइंग पैन है लोहा है, उसको आप जंग से बचाना है। तो अगर आप ग्रीस लगा देंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए ग्रीस लगा दिया, नीचे आपने लेपन कर दिया, तो खाना कैसे बनेगा। पेंट लगा दिया तो पेंट छूट के मतलब ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंट से तो विधि जंग से तो बच जाएगा, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ भी करना है तो उस रेस्पेक्ट में देखना है। तो लोहे के फ्राइंग पैन को हम इस्तेमाल कर पाएँ इस तरीके से हम जिंक की परत चढ़ाकर हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर जिंक की परत चढ़ाकर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमने देख लिया है, चौथा प्रश्न भी हमने देख लिया। तो आपको जो ये क्लास है ये आज की पूरी होती है। आप कमेंट कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। कल हम आपको कार्बन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके प्रश्नों को करा देंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।